थे। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो अरब। कौन था? अरब के मुसलमान था, अरब का मुसलमान था। अरब में कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था। बता चुके हैं ना, मोहम्मद बिन कासिम था। इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिए हैं, ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम था। फिर आक्रमण कौन करता है? अरब के बाद कौन करता है? तुर्क करता है। कौन करता है? और तुर्क में जो था वो कौन था? सुबक्तगीन था। कौन था? सुबक्तगीन था। और सुबक्तगीन के बाद कौन करता है? तो करता है महमूद गजनबी। बताए थे ना, महमूद गजनबी भी कौन था? तो महमूद गजनबी भी तुर्क था। कौन था? था ना, महमूद गजनबी करता है। कौन करता है? महमूद गजनबी। उसके बाद महमूद गजनबी के बाद तुर्क के ही शाखा का रहता है, तुर्क शाखा के ही रहता है कौन? मोहम्मद गौरी। कौन रहता है? मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। बता चुके हैं ना। फिर तुम लोग को बताया थे क्या कि मोहम्मद गजनबी जो आक्रमण करता है तो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, जिसका इसका कितना आक्रमण? इसका 15वां आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में कहाँ था? सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर जो था वो काफ़ी फेमस है। बताए थे ना। फिर बताया था मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, तो मोहम्मद गौरी का प्रथम पराजय कहाँ होता है? भारत में तो 1178 ईस्वी में होता है। कौन करता है? तो भीम द्वितीय करता है। बताए थे। और फिर 1191 और 1192 में 2 युद्ध लड़ता है। बता चुके हैं ना। 1191 में जो युद्ध लड़ता है उसको बोले थे क्या? तराइन का प्रथम युद्ध बोले थे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान को ही बोलते हैं पृथ्वीराज तृतीय। क्या बोलते हैं? पृथ्वीराज तृतीय को ही बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। फिर 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी धोखा देता है, यानी छल कपट से क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या कस के ना बोल पाता गधा, ऐसे ऐसे करता है। चल 1192 में क्या हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? पराजय हो गया। कौन जीता? मोहम्मद गौरी। कौन जीता? और उसी समय से क्या होता है? उसी समय से भारत पर जो है मुस्लिम का शासन स्थापित हो जाता है। मोहम्मद गौरी चला जाएगा और उसका जो गुलाम है वो शासन करना स्टार्ट कर देगा। जब इसका गुलाम शासन करना स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं गुलाम वंश। क्या बोलते हैं? इसका गुलाम कौन था? इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका गुलाम जब शासन करना स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं क्या? गुलाम वंश। क्या बोलते हैं? तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट किया तो उसको बोलते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, क्योंकि इसका गुलाम शासन कर रहा है इसलिए बोल दिया इसको गुलाम वंश। क्या बोले? गुलाम वंश बोले थे। और तुम लोग को बताए थे कि मोहम्मद गजनबी के साथ 4 विद्वान आए थे तुम लोग को, यानी बोले तो मोहम्मद गजनबी के साथ जो है इसका फूफा आया था। कौन आया था? फूफा आया था। कौन आया था? फूफा आया था। इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसका फूफा मतलब क्या? एफ से फिरदौसी, एफ से बताए थे फिरदौसी। क्या बताए थे? फिरदौसी। तो पूछेगा फिरदौसी किसके साथ बात आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ। यू से उत्बी, उत्बी किसके साथ बात आया? तो मोहम्मद गजनबी के साथ। एफ से फारूकी, और ए से अलबरूनी, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे। इससे बताए थे फिरदौसी। तो फिरदौसी लिखा था शाहनामा। क्या लिखा था? पूछेगा शाहनामा कौन लिखा था? तो क्या बोलना है? फिरदौसी। क्या बोलना है? फिरदौसी, ठीक है ना। उत्बी बताए थे कि उत्बी जब मथुरा पहुंचा था, वृंदावन का जब दृश्य देखा था, देख के चौंक गया था, क्योंकि आया था कहाँ से? मरुवस्था से आया था। वहाँ कुछ देखने को तो मिलता था ना। तो भारत आया, देखा ऐसे मथुरा का सीन और वृंदावन का सीन देखा तो उसको देख के चौंक गया और बोला था क्या? ये भारत का स्वर्ग है, यानी भारत का बेथलेहम है। क्या है? बेथलेहम मतलब स्वर्ग है। क्या है? स्वर्ग है। और अरबुनी जो है एक पुस्तक लिखा था, उत्बी भी एक पुस्तक लिखा था, इसको बोलते हैं यामिनी ए हिंद। क्या बोलते हैं? यामिनी ए हिंद। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा यामिनी ए हिंद किसने लिखा था? बोले थे उत्बी। और अरबुनी भी एक पुस्तक लिखा था जिसको बोलते हैं किताब उल हिंद। क्या बोलते हैं? किताब उल हिंद बोलते हैं। और बताया थे तुम लोग को क्या कि अरबुनी एक पहला मुस्लिम है, ठीक है ना, पहला मुस्लिम है जो पुराणों का अध्ययन किया था। पुराणों का, तो पूछेगा पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन है? तो अल-बरूनी। कौन है? अब मोहम्मद गौरी चल गया था, बट सॉरी मोहम्मद गजनबी बताया तो मोहम्मद गजनबी का मृत्यु का कैसे हुआ? तो बताया था जाट आंदोलन को दबाने में हुआ था। जाट के विरोध में जो ये आक्रमण किया था उसके विरोध में क्या हुआ? इसका मृत्यु हो गया था। और फिर बताया था जब मोहम्मद गौरी इसका मृत्यु कैसे हुआ था? इसके बताया था खोखर जाति। क्या बताए थे? खोखर जाति के विरोध जब विद्रोह किया था उसी में क्या हुआ था? इसका मृत्यु हो गया था। और मोहम्मद गौरी के बाद क्या होता है? इसका गुलाम शासन करना स्टार्ट करता है। तो जो गुलाम जब इसका शासन करना स्टार्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे गुलाम वंश। क्या बोलेंगे? और ये सब कहाँ शासन करेगा? तो सब अपना मुख्य केंद्र बनाएगा दिल्ली को। कहाँ से बनाएगा? सब अपना मुख्य केंद्र बनाएगा दिल्ली को। और सब करेगा सुल्तान का उपाधि धारण करेगा। किसका उपाधि धारण करेगा? कोई राजा अपने आप को नहीं बोलेगा, कोई महाराजा नहीं बोलेगा, कोई सम्राट नहीं बोलेगा, ठीक है ना। सब बोलता है सुल्तान। क्या बोलता है? इसलिए दिल्ली शासन कर रहा है तो इसको इसलिए बोलता है दिल्ली, और सुल्तान कर रहा है तो बोला दिल्ली सल्तनत। क्या बोलेंगे?
दिल्ली सल्तनत, ठीक है ना। अब बता देना चाहते हैं, बता, तुम लोग पूछे क्वेश्चन पूछे, बता कि सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, जल्दी बता दे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो सुल्तान को उपाधि धारण नहीं करता है। सुल्तान को उपाधि धारण कर और बुरुनी शासक है। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक याद रखना मोहम्मद गजनबी है। क्या सुल्तान का उपाधि, क्या बोल रहे हैं, सुल्तान का उपाधि क्वेश्चन पूछा गया है। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है, तो बोलना है महमूद गजनबी। क्या बोलना है, महमूद गजनबी बोलना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो हम पढ़ेंगे अब दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सब केंद्र जो यहाँ सब राजा का जो केंद्र रहेगा वो दिल्ली रहेगा, इसलिए दिल्ली, और सब सुल्तान का उपाधि धारण करता है, इसलिए सल्तनत। क्या अब दिल्ली सल्तनत में कौन कौन वंश आता था, कल बताए थे तुम लोग को, नहीं बताए थे। ट्रिक याद रखना, क्या ट्रिक को बता देते हैं, याद रखना क्या ट्रिक, गुलाब खिले तो सूंघ ले। क्या याद रखना है, गुलाब खिले तो सूंघ लेना है। क्या करना, गुलाब खिले तो सूंघ लो, ठीक है। गुलाब खिले तो गुलाब खिलेगा तो तोड़ के क्या करना है, सूंघ लेना है। तो गुलाब से देखें ये क्या हुआ, गुलाब से गुलाम वंश, क्या हुआ, गुलाम वंश। खिल से खिलजी वंश, खिल से खिलजी वंश। तो से तुगलक वंश, तो से तुगलक वंश। सूंघ से सैयद वंश, कौन वंश, सैयद वंश, या इसी को बोलते हैं क्या, खिज्र वंश। खिज्र वंश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका संस्थापक था खिज्र खां, इसलिए वो अपने नाम पर रख लिया क्या, खिज्र वंश। क्या रख लिया, खिज्र वंश। और सूंघ लो से लोधी वंश, लो से लोधी वंश। याद हो गया। तो कर्म पूछेगा, मतलब मान लो 4 गो वंश दे देगा, अब बोलेगा ऐसा कर्म से सजाओ, तो सजा देगा कर्म से। अब बताए थे तुम लोग को गुलाम वंश कब से स्टार्ट हुआ, तो जब मोहम्मद गौरी का मृत्यु हुआ, ठीक है ना, तो उस समय से हुआ। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करने लगा, तो उस समय से हुआ गुलाम वंश का शुरुआत। यानी गुलाम वंश का शुरुआत हुआ 1206 से 1290 तक, 1290 तक। खिलजी वंश कब से कब तक, तो ये 1290 से 1320। फिर तुगलक वंश कब से, तो तुगलक वंश बताए थे 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश या खिज्र वंश बताए थे 1414 से 1451 तक, बताए थे ना। और फिर बताए थे लोधी वंश। क्या बताए थे, लोधी वंश बताए थे 1451 से लेकर जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, पानीपत का क्या होता है, प्रथम युद्ध होता है। फिर मुगल वंश का स्थापना होता है। कब पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526, यानी 1526 तक होता है। बता चुके थे ना बताए थे। अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग को बताए थे कि इसमें सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला वंश कौन है, तो बताए थे तुगलक वंश। क्या बताए थे, तुगलक वंश बताए थे ना। देख ले, सबसे देख ले, यहाँ स्टूडियो निकाल के तुम लोग देख ले, सबसे लंबा होगा ना। तो सबसे लंबा, यानी दिल्ली पर सबसे लंबा समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत का वंश कौन है, तो वह है तुगलक वंश। कौन है, सबसे लंबा समय तक शासन किया था, बताया थे ना। सबसे कम कौन किया था, तो निकाल ले, खिलजी का निकलेगा, किसका निकलेगा, तो सबसे कम समय तक शासन कौन किया था, खिलजी वंश। कौन किया था, खिलजी वंश किया था। और फिर बताए थे तुम लोग को क्या कि 1398 में क्या बताए थे, 1398 में क्या करता है, तैमूर आक्रमण करता है भारत पर। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि तैमूर भारत पर आक्रमण कब करता है, 1398 में। 1398 में जब तैमूर भारत पर आक्रमण करेगा तो तुगलक वंश को नष्ट कर देगा, ठीक है ना। तो फिर होगा सैयद वंश का स्थापना होगा, ठीक है। अब तुम बोलेगा 1398 में आक्रमण किया था, तो 1414 यहाँ दिखाया रहता है। आक्रमण करता है तैमूर 1398 में, लेकिन तुगलक वंश जो है पूर्ण रूप से समाप्त ना होता है, थोड़ा थोड़ा मतलब शासन कर रहा है, दिल्ली के आसपास शासन कर रहा है। लेकिन 1414 में जो है खिज्र वंश जाके उसको भी नष्ट कर देगा, तब 1414 से क्या स्टार्ट हो जाएगा, खिज्र वंश या सैयद वंश। समझ आया तुम लोग को। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, इधर मिटा दें। हाँ, अब बंदर के स्क्रीन शॉट नहीं ले पा रहे, कितना बंदर ही लोग है, मोबाइल से फोटो खींचते स्क्रीन शॉट नहीं ले सके, एक से एक पागल है। चलिए ध्यान दे, अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। क्या पढ़ेंगे, गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं मामलुक वंश। क्या बोलते हैं, मामलुक वंश। क्या बोलते हैं, मामलुक वंश। मामलुक वंश मतलब बताएंगे ही मामलुक मतलब क्या होता है, ठीक है ना। गुलाम वंश में कौन कौन किसके इसके बारे में पढ़ेंगे, तो गुलाम वंश में जो पहला शासक आएगा वो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आएगा, बता देते हैं नाम, जो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जस्ट आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा
जो रहेगा बहुत आराम करेगा, यानी इसका नाम हो जाएगा आराम शाह। क्या हो जाएगा? आराम शाह को पीट के भगा देगा, यानी मार के भगा देगा। कौन? तो इल्तुतमिश। कौन मार के भगाएगा? इल्तुतमिश। कौन मार के भगाएगा? यानी आराम शाह को डंगा देगा कौन? इल्तुतमिश डंगा देगा। उसके बाद है कौन? रुकनुद्दीन, यानी इसका बेटा इल्तुतमिश का, लेकिन पागले बेटा रहता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन बनता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अभी हम बता रहे हैं, सिर्फ कर्म बता रहे हैं, फिर एक एक के बारे में पढ़ाना है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद बनेगा बहराम शाह। कौन बनेगा? बहराम ना, इसके बाद बनेगा रजिया। कौन बनेगा? यानी रजिया फिर इसको उखाड़ के फेंकेगा, रजिया बनेगा। कौन बनेगा? है बंदर, हाँ ध्यान दें। रजिया के बाद बनेगा बहराम शाह। कौन बनेगा? बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद बनेगा अलाउद्दीन मसूद शाह। क्या बनेगा? अलाउद्दीन। देख किसके बारे में पढ़ना है बता देंगे, क्योंकि सबके बारे में नहीं पढ़ना है, जो मेन है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बाद बनेगा अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद। और इसके बाद बनेगा नासुरुद्दीन महमूद। क्या बनेगा? नासुरुद्दीन। क्या बनेगा? नासुरुद्दीन महमूद, नासुरुद्दीन महमूद। और इसके बाद बनेगा बलबन। क्या बनेगा? बलबन। बलबन मेन है, बलबन के बारे में पढ़ना है। और बलबन के बाद बनेगा बलबन के बेटा का रहता है वो बुगरा खा, उसका बेटा बनेगा के खुसरो। कौन बनेगा? के खुसरो। और के खुसरो के बाद बनेगा एक बंदर, यहाँ ध्यान दे, केकुबाद। और केकुबाद के बाद बनेगा के क्यूमर्स। कौन बनेगा? के क्यूमर्स। तो हम लोग को मेन किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ ध्यान दे। मेन हमको पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। उसके बाद आराम सा तो गया, आरामे करते रह गया। इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, रजिया के बारे में, और रजिया के बारे में पढ़ना है यहाँ बलबन के बारे में। ये 4 शासक के बारे में पढ़ना है, चारों से क्वेश्चन आता है। एक हो गया इल्तुतमिश, एक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, एक इल्तुतमिश, और एक मेरा हो गया यहाँ पर रजिया हो गया, और एक हो गया बलबन। क्या हो गया? बलबन। लेकिन क्रम से इस तरह आता है, क्रम से इस तरह आता है, ठीक है ना। तो हम पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं इल्तुतमिश। क्या किसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो बताया था तुम लोग कि 1206 में मोहम्मद गौरी चला गया, मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्थापना करता है? तो गुलाम वंश का स्थापना करता है। तो पूछेगा बता गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? क्या बोलेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको गुलाम वंश क्यों बोला? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसको बोले गुलाम वंश। क्या बोले? गुलाम वंश बोले थे। इसको हम बोलते हैं मामलुक वंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामलुक वंश क्यों बोले? एक इतिहास का जिसका नाम था हबीबुल्लाह। क्या नाम था? देखिए यहाँ बता रहे हैं, एक इतिहासकार था, इतिहासकार जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था हबीबुल्लाह। क्या नाम था? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह बोला था। हबीबुल्लाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला था मामलुक। क्या बोला था? मामलुक मतलब होता है स्वतंत्र माता पिता, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, या स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम। दास या गुलाम एक हुआ ना। तो क्या ध्यान है, इसका मतलब हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो माता पिता था वो किसी का गुलाम नहीं था, किसी का दास नहीं था, यानी वो स्वतंत्र था। वो क्या था? लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? दास था, गुलाम था, इसलिए इसको बोलते हैं मामलुक। क्या बोल दिया? तो ये बन गया मामलुक वंश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन रहेगा? इल्तुतमिश रहेगा। और इल्तुतमिश का गुलाम कौन रहता है? तो यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर इल्तुतमिश का गुलाम रहेगा बलबन। कौन रहेगा? तो इस तरह गुलाम का पीढ़ी चलते जा रहा, इसलिए इसको बोलते हैं गुलाम वंश। क्या बोलते हैं? गुलाम वंश बोलते हैं। अब यहाँ तक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में गद्दी पर बैठता है। तो 1206 से क्या हुआ? गुलाम वंश स्टार्ट हो गया ना। और 1206 में गद्दी पर बैठता है, और ये अपना राजधानी कहाँ बनाता है बताओ? तो सब अपना राजधानी बनाएगा दिल्ली को। क्या बनाएगा? लेकिन ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दिल्ली को राजधानी नहीं बनाता है, बनाता है लाहौर को। किसको? कहाँ बनाता है? लाहौर को राजधानी बनाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो लाहौर की राजधानी कौन बना लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन बना लिया? यानी लाहौर की जनता का, मतलब लाहौर की जनता के आगरा पर ये भारत पर शासन करना स्टार्ट करता है। लेकिन राजधानी कहाँ बनाता है? लाहौर को। किसको बनाता है? लाहौर को बनाता है। बोलेगा दिल्ली को राजधानी किसने बनाया सर्वप्रथम? तो बोलना है इल्तुतमिश। क्या बोलना है? समझ आया तुम लोग को? बोलेगा कि भारत ही लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने लाया? तो क्या बोलना है? इल्तुतमिश। क्या बोलना है? इसलिए इल्तुतमिश को हम बोलते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। क्योंकि हम लाहौर तो भारत में नहीं है ना, भारत में क्या है? दिल्ली है ना। तो दिल्ली में राजधानी लाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इल्तुतमिश को बोलते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। यहाँ समझ तुम लोग। पूछेगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो बोलना है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जब पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो क्या बोलना है? इल्तुतमिश। क्या बोलना है? ऐसा तुम लोग को नहीं पूछता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति बोलते हैं ना। अरे पॉलिटिकल साइंस से पूछता है ना, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं?
लेकिन बोलता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार पूछता है, अगर राज्य पूछता है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, तो बोलते हैं राज्यपाल, क्या बोलते हैं। लेकिन पूछता है क्या कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री, नहीं बोलते हैं। उसी तरह यहाँ बोलना है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश कौन है। तो ये अपना राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर को। कहाँ बनाया था, लाहौर का। देखिए यहाँ पर गुलाम वंश में जो ऐबक होता है ना, ऐबक का जो अर्थ होता है, ऐबक का जो अर्थ, यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी होता है। क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी होता है। अब बताया थे कि दिल्ली सल्तनत में जितना भी राजा आएगा सब सुल्तान का उपाधि धारण करेगा। किसका उपाधि धारण करेगा, सुल्तान का उपाधि धारण करेगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, इसलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं। पहला कारण क्या हो गया, ये दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया। दूसरा कारण क्या हो गया, जितना राजा आएगा सब सुल्तान का उपाधि धारण करेगा, ठीक है ना। लेकिन सुल्तान का उपाधि धारण नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं, ठीक है। तो किसका उपाधि धारण करता है, तो साधारण सा उपाधि धारण करता है मलिक का उपाधि। किसका उपाधि, मलिक का उपाधि धारण करता है। और किसका करता है, तो और करता है सिपाह सलार। किसका करता है, सिपाह सलार। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, बता कि मलिक और सिपाह सलार को उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, तो क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका नाम क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना बहुत लाखों रुपया दान कर देता था, लाखों रुपया दान करता था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक का एक उपनाम और आ गया, इसको बोलते हैं लाख बख्श। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि लाख बख्श किसका उपनाम है, तो क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श क्यों कहा गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों रुपया दान करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया। कोई दिक्कत है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान होता है ना, कुरान को बहुत अच्छा तरह से सुरीला तरीका से सुरीला तरह से गाता था, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं कुरान खा। क्या बोलते हैं, यानी कुरान खा बोलेगा किसका उपनाम है, तो क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों, क्योंकि ये कुरान को काफ़ी सुरीला तरह से उसको गाता था, इसलिए इसका उपनाम पड़ गया कुरान खा। क्या पड़ गया, कुरान खा। और कुरान खा यानी कुरान को बहुत अच्छा सुरीला तरीका से गाने वाला एक शासक था, इसका नाम था हातिम द्वितीय। क्या था, तो ये भी कुरान को अच्छा तरह से गाता था। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक गाता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम बोलते हैं हातिम द्वितीय भी। क्या बोलते हैं, हातिम द्वितीय भी बोलते हैं, हातिम द्वितीय भी बोलते हैं। इतना हो गया। बोलेगा मलिक किसका उपाधि है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। सिपा सलार किसका उपाधि है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। लाख बख्श किसका उपाधि है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुरान खा किसका उपाधि है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। हातिम द्वितीय किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इस सुल्तान का उपाधि धारण किया था, तो ना किया था। दिल्ली सल्तनत में पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान का उपाधि धारण किया, तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में पूछेगा तब ऐसे पूछेगा पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान का उपाधि धारण किया, तो क्या बोलना है, महमूद गजनवी ने बताए थे सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, तो महमूद गजनवी। लेकिन पूछेगा दिल्ली सल्तनत का कौन शासक है, तो क्या बोलना है, इल्तुतमिश। क्या बोलना है, अब यहाँ ध्यान दे, इल्तुतमिश और क्या क्या करता है। इल्तुतमिश जो है जानना कहता तुम लोग कि इल्तुतमिश क्या किया, तो इल्तुतमिश इसका एक गुरु होता है। क्या होता है, हाँ अभी हम इल्तुतमिश ने पढ़ा रहे हैं, इल्तुतमिश बोल दिए। हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुरु होता है। क्या होता है, जिसका नाम होता है, यहाँ ध्यान दे, जिसका नाम होता है मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या होता है, मोइनुद्दीन, जिसका पता मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, जल्दी बता। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर है कि सिकरी, जल्दी बताओ। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है भाई, अजमेर है कि चिश्ती है, अजमेर है। यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ इसका गुरु होता है, यहाँ ध्यान दे, गुरु क्या बोल रहे हैं हम, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का नाम क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती है, ठीक है ना। तो इसी के यादगार में, इसी के मोइनुद्दीन चिश्ती के यादगार में कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है क्या, तो कुतुब मीनार बनाता है। क्या बनाता है, कुतुब मीनार। तो बोला कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार किसके यादगार में बनाया है, तो क्या बना है, अपना गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती के यादगार में। लेकिन कुतुब मीनार को जो है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा ना बना पाया। पूरा बना पाया क्या, पूरा ना बना पाया, ठीक है ना। तो फिर ये क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मर जाता है, यानी उसका मृत्यु हो जाता है। तो पूछा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कौन करवाया, तो बोलना है इल्तुतमिश। क्या करो, कौन करवाया, यानी बोला कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया, तो बोलना है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कंप्लीट कौन किया, तो इल्तुतमिश किया था। किसके यादगार में, तो मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन। अब यहाँ ध्यान दे,
मोइनुद्दीन चिश्ती बोल दिए यहाँ पर। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती रहता है अकबर के समय रहता है। हाँ देख यहाँ पर, यहाँ थोड़ा ध्यान दे। इसका गुरु यहाँ ध्यान दे, इसका गुरु यहाँ ध्यान दे, इसका गुरु होता है कुतुबुद्दीन। क्या होता है, हम बोल रहे हैं क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु होता है कुतुबुद्दीन, इसका भी नाम है कुतुबुद्दीन रहता है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या बोल रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होता है। क्या होता है, अब यहाँ समझ तुम लोग। बोले कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या है, तो बोला है गुरु का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसी के निर्माण में, इसके नाम में क्या है, कुतुब आ रहा है ना रहा है, तो इसी के निर्माण में क्या बनाता है, कुतुब मीनार। क्या बनाता है, कुतुब मीनार। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो किसका गुरु है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु है, इसका नाम में क्या आ रहा है, कुतुब आ रहा है। तो इसी के निर्माण में इसी के यादगार में क्या बनाता है, कुतुब मीनार। क्या बनाता है, लेकिन कुतुब मीनार को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा नहीं कर पाया है, ठीक है ना। पूरा करने से पहले इसका क्या हो गया, टाइम बोल गया था, तो इसका फिर आता है इल्तुतमिश। कौन आता है, इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। तो तुम लोग पूछेगा बता कुतुब मीनार किसके यादगार में बनाया गया, तो बोला उसका गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ना समझ आना कि इसका भी नाम आ रहा है कुतुब, ना आ रहा है, इसका भी नाम क्या आ रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में भी आ रहा है कुतुब। तो ये अपना यादगार में नहीं बनाया था, अपना गुरु के यादगार में, अपना गुरु के यादगार में बनाया था। और बता, और थी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। जरा पूछता है 2.5 दिन का, अरे 2.5 दिन चल रहे ना, 2.5 दिन में बन के तैयार हो गए। चल यहाँ ध्यान। तो बोलेगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। लेकिन 2.5 दिन का ये झोपड़ा जो है ना, या 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था, एक स्कूल था, क्या था, जिसको बनाया था एक हिंदू शासक था, राजबिग्रह 6, ठीक है ना, राजबिग्रह 6 बनाया था। लेकिन उसको तोड़वा के क्या बना दिया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका 2 चीज़ याद रखना है, कुतुब मीनार को, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये क्या था, तो यहाँ ध्यान दे, कुतुबुद्दीन ऐबक, देख यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। और क्या कहता था कुतुबुद्दीन ऐबक, तुम लोग जानते कहता कि लास्ट में क्या खेल रहा था, पोलो खेल रहा था। क्या खेल रहा था, पोलो खेल रहा था, ठीक है ना। तो पोलो खेलते समय, पोलो को बोलते हैं चौगान। क्या बोलते हैं, पोलो को उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं, चौगान। क्या बोलते हैं, चौगान। अच्छा बता, तुम लोग पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, अरे घोड़ा पर खेला उन्हें पूछ रहा है, पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, अब बंदर 4 होता है। कितना होता है, पोलो में कितना खिलाड़ी होता है, 4 खिलाड़ी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। अच्छा तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, बता कि सबसे लंबा मैदान किस खेल में होता है, तो सिंपल बात है पोलो में होगा, क्योंकि इस पर घोड़ा पर नहीं करके खेलता है, तो घोड़ा पर जब खेलेगा तो तनिक नहीं रहेगा मैदान। तो सबसे लंबा मैदान, सबसे बड़ा मैदान किसका होता है, पोलो। किसका होता है, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सोचा था चलो हम भी थोड़ा पोलो खेल के आते हैं, चल गया पोलो खेलने। ये गया घोड़ा पर से गिर गया, घोड़ा इसी पर चढ़ गया, घोड़ा पर चढ़ा तो इसका क्या हुआ, मृत्यु। क्या हुआ, तो बोले कौन सा शासक है, कौन सा शासक है जिसको पोलो या चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया, तो क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक बताना है। क्या बताना है, कुतुबुद्दीन ऐबक बताना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, बोलेगा बता कौन सा शासक था, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जिसका मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गया, तो क्या बोलना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा शासक था जिसका मृत्यु पोलो या चौगान खेलते समय हो गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ ध्यान दे, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक ठो था, इसका सेना था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। भारी खच्चर था, कौन, बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। याद है, बख्तियार खिलजी पूरा मतलब कट्टर इस्लाम था, कट्टर इस्लाम था। तो बख्तियार खिलजी आया था बिहार पर आक्रमण करने, बिहार पर आक्रमण करने आया। इसको नजर आ गया क्या, नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नजर आया, नालंदा विश्वविद्यालय नजर आया। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए है, तो बौद्ध के लिए, हिंदू के लिए है, बौद्ध के लिए है ना। तो ये कट्टर मुस्लिम था, कट्टर मुस्लिम। तो ये क्या कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया, आग लगा दी। तुम्हें जानवे करता है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था, तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। तो पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय में आग कौन लगाया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कौन कर दिया, तो कर दिया था कौन, बख्तियार खिलजी, बख्तियार। और फिर राष्ट्रवास जा रहा था, तो जाते जाते फिर मिल गया इसको कौन, तो मिल गया इसको भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन मिला, भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको भी कौन नष्ट कर दिया, तो बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। दोनों को नष्ट कर दिया, बख्तियार खिलजी नष्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। और बख्तियार खिलजी के नाम पर अभी जो है ना बख्तियारपुर हम लोग को ना इसी के नाम पर है। अभी योगी रहता है तो इसका नाम वो बदल देता,
अरे जब ये इतना बदमाश था इसका नाम पर रखना जरूरी है। बख्तियारपुर नहीं बोलते हैं, अभी योगी रहता तो इसका नाम बदल के ख़त्म। तो यहाँ ध्यान दे, तो नालंदा यहाँ जल्दी ध्यान दे। अच्छा पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, क्या बोलना है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना, हाँ नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त ने किया था, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त। और विक्रमशिला कौन किया था? विक्रमशिला को कौन किया? धर्मपाल नार किया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना किया था। कोई दिक्कत है तो तुम लोग को पूछेगा तो बता देगा ना। पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने नष्ट कौन किया था? बख्तियार का खिलजी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दे। अब हम पहुँचेंगे किसमें, तब पहुँचेंगे इल्तुतमिश में। थोड़ा मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक देख लिया कि इसको पोलो खेलते समय चौगान, इसको बोलते हैं चौगान खेलते समय घोड़ा से मिल गया, घोड़ा से पर चढ़ गया तो क्या हुआ? मर गया ही, मर गया ना। उसके बाद देखा अब पहुंचेगा आराम से। कौन पहुंचेगा? तो देखिए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी पूछेगा तो क्या बोलना है? आराम से। क्या बोलना है? सब क्या कहता है? जहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ के जाए इल्तुतमिश पढ़ लेता है। अब क्वेश्चन पढ़ लिया कि बता कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार कौन था? तो सब मार दिया इल्तुतमिश। बिहार पुलिस में आया था, ठीक है ना। पूछा था कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार कौन था, तो 90% लोग मार दिया इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इल्तुतमिश पढ़ता है। इल्तुतमिश के बारे में रजिया पढ़ लेता है, रजिया बारे में क्या पढ़ता है? बलबन। ये तो ठीक है, चारों पढ़े ठीक है, लेकिन इसके बाद सीरियल नंबर थोड़ा याद रखेगा तब पता चलेगा कौन किसका उत्तराधिकार था। हाँ तो क्या होगा? आराम से क्या होगा? ये बेचारा 21 साल के लिए आएगा। कितना साल के लिए आएगा? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ? तो 1210 में पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा जो पक्का मतलब उतना योग ना है, लेल था, आराम करने में रह गया था, आराम सा क्या हो गया? आराम सा, ठीक है ना। ये एक साथ शासन करता है। कब कितना शासन करता है? एक साथ शासन करता है। और एक साथ शासन करने के बाद 1211 ईस्वी में इसका काम तमाम कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। कौन कर देता है? इल्तुतमिश। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम है इल्तुतमिश का काम तमाम कर देता है, ठीक है ना। तो 1211 में बन जाता है कौन शासक? तो 1211 में बन जाता है इल्तुतमिश। कौन बनता है? इल्तुतमिश बनता है, ठीक है ना। इल्तुतमिश पूछेगा किसका गुलाम था? क्या बोलना है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का। और इल्तुतमिश किसका गुलाम है? तो इल्तुतमिश गुलाम है आराम शाह का। किसका गुलाम है? आराम शाह का गुलाम है। अब यहाँ ध्यान दे। तो पूछेगा तुम्हें बता गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ। इल्तुतमिश करा। देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम है मोहम्मद गौरी का, ये गुलाम तो हो गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तो क्या हो गया? गुलामों का गुलाम, यानी गुलाम अस्कर हो गया ना, हो गया। तो ये कौन चीज़ है? गुलामों का गुलाम। गुलामों का तो पूछेगा गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम पूछेगा तो बोलना है इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश। अब देख क्या करेगा, यहाँ रहना आप पढ़ रहा है इल्तुतमिश के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहा है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या करता है? पहले कहता है कि लाहौर से राजधानी का, अगर लाहौर से कौन शासन करेगा? दिल्ली के भारत के अंदर कौन है? दिल्ली है। तो लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाता है? तो बोलना है इल्तुतमिश। क्या बोलना है? लाहौर से राजधानी कहाँ ले चलाया? दिल्ली। कहाँ ले चलाया? दिल्ली ले चलाया। ये बोला था क्या कि जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, लेकिन इल्तुतमिश जो है क्या करता है? इल्तुतमिश जो है सुल्तान का उपाधि धारण करता है। यानी दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था जिसने सुल्तान का उपाधि धारण करेगा। सुल्तान का उपाधि धारण करेगा, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान का उपाधि धारण करेगा। इसलिए इल्तुतमिश को सुल्तान का भी उपाधि धारण किया था ना। और राजधानी लाहौर से दिल्ली भी बनवाया था। इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्थापक पूछेगा तो बोलना है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक पूछेगा तो क्या बोलना है? इल्तुतमिश। क्या बोलना है? तो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर देखते हैं तुम लोग राजा जब बनता है तो क्या करता है? वो अपना जुलूस निकलवाता है, सुनो 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 आज के राजा नहीं बोलता है। तो ये अपना नाम का खुतबा पढ़वाता है, यानी घोषणा कर देता है कि आज से राजा कौन है? इल्तुतमिश। नहीं करता है? अरे जब कोई चेंज होता है तो घोषणा नहीं करता है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या करता है? अपना नाम का खुतबा पढ़वाता है कि आज से राजा हम है। अरे एगो जैसे नहीं आता है कि आज के आपका महाराजा सल पढ़ ले जाता है रस्तबा में, जाता है ना। तो अपना नाम का खुतबा पढ़वाता है। क्या पढ़वाता है? ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। क्यों? तो पहले देख लाहौर से राजधानी दिल्ली बनवाया। दूसरा इस सुल्तान को उपाधि धारण किया। तीसरा क्या? अपना नाम का खुतबा पढ़वाया, यानी घोषणा किया। इसलिए इसको बोलते हैं दिल्ली वंश का वास्तविक संस्थापक। उसके बाद और क्या किया था? तीन यहाँ ध्यान दे। और ये क्या कहते हैं? ये जो है ना
2 को सिक्का चलवाया, क्या चलाया? सिक्का। कितना सिक्का चलवाया था? तो 2 को सिक्का चलवाया था, ठीक है ना। एक तो था चांदी का, कैसा था? चांदी का, और एक था तांबा का। किसका? एक चांदी का था और एक तांबा का था। एक चांदी का था और एक तांबा का। चांदी जो सिक्का था उसको बोलते हैं टांका। क्या बोलते हैं? याद रखना है, पूछता है। चांदी के सिक्का को क्या बोलते हैं? टाका। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं ना, तो उस समय चांदी का सिक्का था उसको बोलते हैं टाका। क्या बोलते थे? और तांबा का जो सिक्का था उसको बोलते थे जित्तल। क्या बोलते थे? तो बोलेगा बता, चांदी का टाका और तांबा का जित्तल। चांदी का टाका और तांबा का जित्तल किसने प्रारंभ करवाया था? क्या बोलना है इल्तुतमिश? क्या बोलना है? अब यहाँ ध्यान दे। जैसे देखें यहाँ पर ये लोग आपने कहता है कि इस्लाम में जो होता है इसका एक गुरु होता है। क्या होता है? जिसको बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा। तुम जानता है ना, इस्लाम में जो सबसे बड़ा गुरु होता है उसको बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। तुम लोग आए तो शान से बैठने रे। खलीफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है खलीफा से मतलब मान्यता नहीं लिया था। खलीफा से मान्यता नहीं लिया था। जितना भी राजा बनेगा ना, अधिकांश राजा क्या करेगा? मतलब जब राजा बनेगा तो अपना गुरु पर जाएगा और खलीफा से वो लेता है, मतलब मान लो सर्टिफिकेट ले लेता है कि हम राजा हैं। क्या है? तो यानी खलीफा से मान्यता लिया है। क्या लिया था? ये खलीफा से मान्यता लेने वाला गुलाम वंश का पहला शासक है। कौन? तो खलीफा से मान्यता लिया। खलीफा से मान्यता लिया। खलीफा कौन है? तो खलीफा कौन है? यार ध्यान दे, इस्लाम का धर्म गुरु। इस्लाम का तो खलीफा कौन है? इस्लाम से का धर्म गुरु। तो देख यहाँ पर एक 4 चीज़ किया। क्या क्या था? एक तो लाहौर से दिल्ली राजधानी लाया, सुल्तान का उपाधि धारण किया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या अपना नाम का खुतबा पढ़वाया। उसके बाद खलीफा से मान्यता लिया, इसलिए इसको बोल दिए थे क्या? 3-4 कारण है, इसलिए इसको बोले थे दिल्ली का थी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। अभी क्या करेगा? तो जान रहा है कि मेरा जो मालिक था वो क्या प्रारंभ कराया था? तो प्रारंभ कराया था कुतुब मीनार। क्या कराया था? और कुतुब मीनार ने पूरा नहीं कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कि इसका इच्छा क्या रह गया? अधूरे रह गया। तो अपना मालिक की इच्छा को पूरा करने लिए क्या कहते हैं? कुतुब मीनार को पूरा निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किया। कुतुब मीनार का निर्माण को। तो पूछा बता, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो क्या बोलना? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन तुमने क्वेश्चन पूछेगा बता कि कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा किसने किया? तो क्या बोलना? क्या बोलना है? इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, कुतुबुद्दीन ऐबक जब बनता है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ थोड़ा कहानी बताता है तुम लोग को। जब जब इल्तुतमिश बनता है, राजा क्या बनता है? आराम शाह को हटाकर जब इल्तुतमिश राजा बनता है, तो तमिश राजा बनता है, तो उस समय यहाँ ध्यान देगा मोहम्मद गौरी को उस समय 3 मेन गुलाम होता है। उसमें सबसे मेन गुलाम कौन हो गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो गया? मोहम्मद गौरी। तुम लोग को पढ़ाए थे ना कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम कौन था? तो मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कौन? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? सबसे मेन गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए इसको भारत पर शासन करने के लिए छोड़ दिया ना। लेकिन इसका 2 और मेन, यहाँ ध्यान दे, इसका 2 मेन और गुलाम था। एक का नाम था, यहाँ ध्यान दे, ताजुद्दीन। यहाँ ध्यान दे, ताजुद्दीन। क्या बोल रहा है? ताजुद्दीन यालदोज। क्या नाम था? ताजुद्दीन यालदोज। और एक का नाम था नसरुद्दीन कुबाचा। क्या नाम था? यहाँ ध्यान दे, थोड़ा सुन, एक नासरुद्दीन कुबाचा। क्या बोल रहा है? ठीक है ना। तो 3 इसका मोहम्मद गौरी का बहुत सारा गुलाम था, जिसमें में कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, एक ताजुद्दीन यालदोज हो गया, एक नासरुद्दीन कुबाचा हो गया। क्या हो गया? नासरुद्दीन कुबाचा हो गया। और हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। कौन है? अभी बताया था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। किसका गुलाम है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। यहाँ ध्यान दे, ये तीनों गुलाम किसका है? तो तीनों गुलाम किसका है? तो मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद। तो भारत पर शासन कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में उधर जो है थी मुल्तान वाला एरिया जो उधर, वहाँ शासन कर रहा है कौन कर रहा है? और अफगानिस्तान में शासन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो तीनों में था, तीनों को बांट दिया। लेकिन देख यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा है तो दोनों कोई इतराज ना है, क्या तीनों दोस्त बहन है। हाँ, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा यानी आराम शाह जब शासन थी, जब राजा बन गया, तब इन तीनों को कोई इतराज ना है, तीनों को कोई इतराज ना है। लेकिन जब आराम शाह को मार के इसका गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो राजा बनेगा, तो दोनों को क्या बजाता है? गुस्सा बजाता है। गुस्सा क्यों बजाता है? यहाँ ध्यान दे, क्या कि तीनों आपस में रिलेशन है। क्या ये तीनों आपस में क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? यहाँ ध्यान दे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ताजुद्दीन यालदोज को खुश करने के लिए इसका क्या किया? इसका बहन से शादी कर लिया। अरे मान लो कि दिल्ली में है ना, ये मतलब भारत का शासन मिल गया, तो सब ये कहेंगे कि हम भी भारतीय शासन करेंगे, क्योंकि ये भी तो गुलाम है। ये भी बोल सकता है कि हमको भारत चाहिए। तो इसको खुश करने के लिए क्या किया? इसका बहन से शादी कर लिया। कैसे याद रखना है? तो यालदोज यानी यार दो, तो यार क्या मान लिया? बहन मान लिया उसका, तो क्या हो गया? उसका जीजा हो गया।
ना हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, नासिरुद्दीन कुबाचा जो है, नासिरुद्दीन यहाँ ध्यान दे, नासिरुद्दीन कुबाचा को खुश करने के लिए ये क्या कहता कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका बेटी से शादी कर लिया। क्या किया? बेटी से शादी कर लिया। कौन कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी इसका क्या रिलेशन हो गया ना, हो गया। और अपना गुलाम को खुश करने के लिए, इसका क्या इल्तुतमिश क्या ऐसा गुलाम है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपना गुलाम को खुश करने के लिए अपना बेटी का शादी कर देता, किससे? इल्तुतमिश से कर देता है। सब आपस में रिलेशन हो गया ना, हो गया, रिलेटेड ना हो गया सब। तो बोले देखिए यहाँ पर ताजुद्दीन यालदोस का बहन से शादी कौन कर लिया? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी खुश हो गया कि चल हमारी मतलब जीजे ने शासन कर रहा है भारत में, कोई दिक्कत तो ना। अब यहाँ ध्यान दे, नासिरुद्दीन कुबाचा से क्या किया? उसका बेटिया शादी कौन कर लिया? ये कर लिया, ये दमार बन गया इसका। तो कोई दिक्कत थोड़ा है, दमदा को कहीं शासन कर रहा है भारत में, तो इसको एतराज़ थोड़े होगा, एतराज़ होगा क्या? और इल्तुतमिश भी क्या है? इसका सबसे मेन गुलाम है। तो इल्तुतमिश को भी खुश रखने के लिए देखा कि इल्तुतमिश पूरा योग है, बस ये राजा है तो देखिए जाएगा कि कौन योग है। तो योग है इसने अपना बेटी शादी करेगा। तो इल्तुतमिश अपना बेटी शादी कैसे करता है? सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना बेटी शादी कैसे करता है? इल्तुतमिश कैसे करता है? इल्तुतमिश से, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान दे, हम बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है? गुलाम। आराम सा बनता है। तो आराम सा गुलाम जब बनेगा तो ये दोनों को एतराज होगा कि ना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे में बन रहा है। लेकिन जब आराम सा को मार देता है कौन? इल्तुतमिश। कौन मार देता है? जब इल्तुतमिश मार देता है तो ये दोनों को बजाता है गुस्सा। ये दोनों क्या बोलता है? गुस्सा। तब आएगा कौन? पहले आएगा ताजुद्दीन यालदोज। कौन आएगा? ताजुद्दीन यालदोज जो करता है कुतुबुद्दीन ऐबक से पर कर लेता है इल्तुतमिश पर कर देता है आक्रमण। कब करता है? 1215 ईस्वी में। कब करता है? 1215 ईस्वी में करता है आक्रमण, ठीक है ना। तो 1215 ईस्वी में जो आक्रमण करता है वो कहाँ लड़ाई होता था? तराइन में होता है। कहाँ होता है? तो तराइन का तृतीय युद्ध भी हो गया। तराइन का सब द्वितीय युद्ध भी पड़ता है। तराइन का पहला युद्ध कहाँ हुआ? 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध जल्दी को नहीं जानता है। आई क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो पूछेगा तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो बोलना है तराइन का तृतीय युद्ध। क्या बोल रहा है? तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो सिंपल बोलना है इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यालदोज। ताजुद्दीन, अब बताए इल्तुतमिश की यहाँ पे भारत में शासन कर रहा है, इतना सारा उपाधि धारण कर लिया, एक से एक काम कर रहा है, इससे पार पाएगा ताजुद्दीन यालदोज? पार पाएगा? ताजुद्दीन यालदोज की क्या होता है? खेल समाप्त। क्या हो गया? जैसे खेल समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कौन जीता? यहाँ पर जीत गया इल्तुतमिश। कौन जीता? तो बोलेगा तराइन के युद्ध में कौन जीता? तो इल्तुतमिश जीता। कौन हारा था? ताजुद्दीन यालदोज हारा। कब हुआ? तो 1215 में हुआ। इसको बोलते हैं तराइन का तृतीय युद्ध बोलते हैं। और फिर यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, फिर 1227-28 में इसका भी काम क्या करता है? निपटा देता है। क्या करता है? इसका भी नासिरुद्दीन कुबाचा को भी क्या करता है? निपटा देता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, ये कहानी समझ गया तुम लोग? तराइन के युद्ध समझाने के लिए इतना कहानी बताया था, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, अब क्या होता है कि उसमें जो है ना मंगोल एगो होता है। क्या था? मंगोल उसमें भारी खच्चर आया था। मंगोल जो था चीन के ऊपर देखना है तो वहाँ क्या है? मंगोलिया है। चीन के ऊपर देश क्या है? मंगोलिया है। तो वहाँ के जो आक्रमणकारी है उसको बोलते हैं मंगोल। क्या बोलते हैं? और मंगोल के जो मेन नेता था वो था चंगेज खां। क्या था? और चंगेज खां से क्रूर शासक, यानी चंगेज खां से बदमाश शासक अभी तक धरती पर ना हुआ। इतना अति है, यहाँ ध्यान दे, इतना क्रूर शासक था कुछ कहने का नहीं। रास्ता में जितना ओटा मिलेगा सबको तो मारवे करेगा। उसका मुड़िया काट के और फिर उसको माला बनाए पहनता था। चंगेज खां भारी खच्चा शासक था। ये अपने आप को क्या बोलता था? यहाँ ध्यान दे, चंगेज खां अपने आप को बोलता था ईश्वर का अभिशाप। क्या बोलता था? बोलेगा ईश्वर का अभिशाप किसे कहते थे? बोलना है चंगेज खां। क्या बोलते हैं? चंगेज खां। क्या बोलना है? चंगेज खां। अब यहाँ ध्यान दे, ईश्वर का अभिशाप मतलब समझ रहा है? ये चंगेज खां बोलता था कि हमको ईश्वर जन्म दे के सोचता होगा कि कौन अभिशाप को हम जन्म दे दिए। यानी बोलता था ईश्वर के हम शराप हैं। यानी क्या? ईश्वर का अभिशाप है। यानी इससे क्रूर शासक कोई ना हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या महिला हो या अथी पुरुष हो, किसी को भी माफ़ नहीं करता था। सबको काम तमाम करता था। कौन? चंगेज खां। कौन करता था? और चंगेज खां के जो था, चंगेज खां पीछा कैसा कर रहा था? एगो मतलब उसका नाम था, मुस्लिम था, उसका नाम था मानबर्नी। किसका नाम? क्या नाम था? ठीक है ना, क्या नाम था? मानबर्नी। तो चंगेज खां पीछा कर रहा है किसका? मानबर्नी का पीछा कर रहा है। तो मानबर्नी आगे आगे भाग रहा है, चंगेज खां पीछे से पीछा करते हुए आ रहा है, ठीक है ना। तो मानबर्नी जो है पीछा करते पहुंच गया इल्तुतमिश के दरबार में। इल्तुतमिश के दरबार में मानबर्नी कहाँ पहुंच गया? इल्तुतमिश के दरबार में। तो मानबर्नी बोला था इल्तुतमिश के पास आके कि हमको सहायता कीजिए, अपना दरबार में हमको संरक्षण प्रदान कीजिए। इल्तुतमिश बोला एकदम प्रदान करेंगे, मेरे शक्तिशाली कौन है? लेकिन इल्तुतमिश पूछा था किससे? मानबर्नी से, पहले ही तो बता दो कि तुमको मारने कौन आ रहा है। तो मानबर्नी बोला था चंगेज खां है। कौन है? चंगेज खां। जैसे बोला तो इल्तुतमिश के दिमाग में हिल गया। ये बोला पागल, तुमको सहायता करेंगे, भाग। इसको पकड़ के हाथ दे दिया उसी को। जो तो क्या हुआ? तब इल्तुतमिश जो है अपना सूझबूझ से, अपना दिमाग से क्या किया? दिल्ली को चंगेज खां के हवाले होने से बचा लिया। नहीं बचा लिया? कि चंगेज खां इतना क्रूर शासक था कि उस समय कोई भी इससे पार नहीं पाता। एकदम पूरा क्रूर। अगर आक्रमण कर देता तो कौन महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, क्या
कोई अमीर है कि गरीब है कि पुरुष है, किसी को कुछ नहीं पूछता, सबको खाम तमाम। तो क्या किया, तो मान बरनी को सुरक्षा नहीं दिया, तो कौन इल्तुतमिश सुरक्षा नहीं दिया था और दिल्ली को चंगेज खा के आक्रमण से बचा लिया। कोई दिक्कत है? हाँ चलो अब थोड़ा इसको मिटा रहा। चलिए यहाँ ध्यान दे। इस प्रकार क्या होता है, लास्ट में जाके 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश खत्म हो जाता है। क्या होता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो सबके मारिए देगा, अपने मरता है। दिल्ली सल्तनत में जितना भी राजा बनेगा, चाहे वो गुलाम वंश का हो या खिलजी वंश का हो या तुगलक वंश का हो या सैयद वंश का हो या लोधी वंश का हो, ठीक है ना, उसमें से सभी राजा जो है कोई युद्ध के मैदान में नहीं मरता है, कोई युद्ध के मैदान में। लेकिन एक वो राजा है कौन, इब्राहिम लोदी, जो लोधी वंश के है। कौन है? इब्राहिम लोदी है, जो लोधी वंश का है। ये वो खाली ये है युद्ध के मैदान में मरता है, बाकी बार कोई युद्ध के मैदान में। ऐसे कौन मारता है? बाबर जाबर मारता है इसको। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इसको क्या करता है, युद्ध के मैदान में मार देता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में कोई राजा ना है जो युद्ध के मैदान में डेथ होता है, ठीक है ना। देखिए इल्तुतमिश क्या पढ़ रहे थे, इल्तुतमिश हम लोग पढ़ लिए ना, इल्तुतमिश पढ़ लिए। अब इल्तुतमिश के बाद या इल्तुतमिश जब जिंदा रहता है उसी समय ये घोषणा कर देता है कि हमारा जितना बेटा है, इसका बेटा था कौन, तो रुकनुद्दीन। कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। और क्या था, और था बहराम शाह। कौन था? बहराम शाह। और इसका एक बेटिया था जिसका नाम था रजिया। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश तो बाप है, तो ये अच्छा जान रहा है कि मेरा बेटा कितना सुधरल है, कितना नालायक है। सब ले जो है, दोनों क्या था, ले था। यहाँ ध्यान दे, दोनों क्या था, ले था। तो बाप तो अच्छा जानता अपना बेटा कौन अच्छा है कौन खराब है। तो यहाँ ध्यान दे, तो इसलिए इल्तुतमिश जान गया कि ये दोनों से जो है शासन नहीं संभलेगा, ये दोनों शासन न संभलेगा। इसलिए इल्तुतमिश जब जिंदा था उस समय घोषणा कर दिया कि मेरा जो उत्तराधिकारी है कौन, रजिया सुल्तान। क्या है? ये रजिया सुल्तान योग था, रजिया सुल्तान योग था। लेकिन याद रखना कि इल्तुतमिश जो है जब ये शासन कर रहा था इल्तुतमिश, तो उस समय जो है ना इल्तुतमिश जो है 40 को सरदार मिला के, 40 को जो अमीर सरदार होता है, तो 40 को अमीर सरदार मिलाकर कितना, 40 गो सरदार मिलाकर 40 सरदार मिलाकर किसका स्थापना करता है, तो तुर्कान ए चिहलगानी। किसका स्थापना करता है, तो पूछेगा बता, तुर्कान ए चिहलगानी। किसका बोल रहा है? तुर्कान ए चिहलगानी का स्थापना किसने किया? तो क्या बोलना है, इल्तुतमिश। क्या बोलना है? तुर्कान ए चिहलगानी क्या है, तो बोलना है 40 सरदारों का एक गुट था। क्या था? जिससे मतलब सलाह मशवरा करता था कौन, इल्तुतमिश। मान लो क्या था, मंत्रिमंडल था इसका। क्या था? ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो इल्तुतमिश जैसा डेट करता है, इल्तुतमिश घोषणा कर दिया कि मेरे बाद कौन उत्तराधिकारी मेरा है, तो रजिया सुल्तान। कौन है? लेकिन रजिया सुल्तान क्या है, महिला है। अब तुम लोग जानते कहता है कि मुस्लिम में जो है महिला कितना अधिकार है, अधिकार देता है। तुम लोग को बुरके के अंदर लाना है। अभी तो थोड़ा मोड़ा अधिकारों भी है, लेकिन उस समय बता रहे हैं हम कब, 1236 ईस्वी में बता रहे हैं। उस समय कितना अधिकार है वो समझ करता है। तो 40 सरदार जो है ये सोचा था कि अब हम लोग को महिला के नीचे रहना पड़ेगा, यानी महिला आएगा तो हम अपना सर झुकाएंगे, महिला के नीचे रहना पड़ेगा। तो 40 सरदार मिलकर क्या करता है, इल्तुतमिश के लिए जो बेटा होता है रुकनुद्दीन फिरोज, इसी को बनाता है शासक। कौन बनाता है, यानी रुकनुद्दीन फिरोज। क्या बोल रहा है, रुकनुद्दीन फिरोज बन जाता है कौन, राजा। कौन बन जाता है, कौन बना दिया, तो बना दिया 40 सरदार मिलकर, 40 सरदार मिलकर बना दिया, रुकनुद्दीन फिरोज का राजा बना दिया। और रुकनुद्दीन फिरोज जब था ये तो मस्तमौला था ना। और इसका मैया का नाम था शाह तुर्कान, इसका माँ का क्या नाम था, शाह तुर्कान, शाह, ठीक है ना। तो ये है मस्तमौला, एक पत्नी नहीं गधा, इल्तुतमिश की पत्नी। यहाँ ध्यान दे, तो रुकनुद्दीन फिरोज क्या है, मस्तमौला है। और शाह तुर्कान जो है काफ़ी खच्चर महिला थी, ठीक है ना। अभी दोनों मिलकर हम पूरा दिल्ली को तबाह कर रहा है और रजिया सुल्तान को मारने पर आ गया, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान क्या करता है, इस्लाम में नियम था, इल्तुतमिश नियम बना दिया कि जिसको अधिकार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, वो जुम्बा के दिन, जुम्बा ना होता है, जुम्बा होता है मुस्लिम में, जुम्बा दिन होता है, जुम्बा के दिन होता है शुक्रवार। कौन दिन होता है, शुक्रवार होता है। तुम लोग जुम्बा लगाना भी सुना होगा, ना सुना होगा। तो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश नियम बनाया था कि जिसको भी अधिकार नहीं मिल रहा है, मान्यता नहीं मिल रहा है, किसी प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा, शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहन कर लाल किला के सामने आएगा तो मतलब तब उससे पूछा जाएगा कि तुमको क्या परेशानी, उसका परेशानी दूर करेगा। तो रजिया सुल्तान क्या करता है, शुक्रवार को दिन लाल वस्त्र पहन के क्या आता है, लाल किला के सामने आता है। कहाँ आता है, यानी उस समय तो लाल किला नहीं बना था, लेकिन दिल्ली के सामने आता है कौन, तो आता है कौन, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जब आता है सामने, तो यहाँ के दिल्ली की जनता फिर रजिया सुल्तान का साथ देता है। दिल्ली की जनता क्या देता है, रजिया सुल्तान को साथ देता है। और रुकनुद्दीन फिरोज यानी इसका भाईवा और इसका माँ यानी शाह तुर्कान को, दोनों को दिल्ली की जनता जो उखाड़ फेंकता है। और शासक किसको बनाता है, रजिया सुल्तान को। किसको बनाता है,
रजिया सुल्तान शासक बन जाता है, ठीक है ना। तो पहली बार पूछेगा बता दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासक कौन था, तो क्या बोलना है, रजिया सुल्तान, क्या बोलना है। और राजतंत्र में पहली बार लोकतंत्र देखने को मिला, नहीं मिला, इसको जानते नहीं, इसको बैठाया। तो राजतंत्र में पहली बार क्या देखने को मिला, लोकतंत्र, क्या देखने को मिला। तो बोलेगा दिल्ली सल्तनत का पहला महिला सुल्तान कौन था, तो रजिया सुल्तान क्या था। लेकिन तब पर ये लोग को जो 40 सरदार है इसको तो पच नहीं रहा है, क्योंकि महिला सामने झुकेंगे तो जानवे करता कितना कट्टर होता है। तो ये लोग बोल रहे महिला सामने झुकेंगे। तो रजिया सुल्तान जब शासक बन गया तो बता जाओ दरबार में आएगा तो बुर्का पहन के नहीं आएगा। अब तुम बुर्का पहन के आएगा तो कोई तुम्हारा अथी होगा, मतलब जिस तरह राजा को खौफ होता है उस तरह होगा। तो क्या कहता रजिया सुल्तान क्या करने लगा, तो रजिया सुल्तान जब दरबार में आने लगा तो टोपी पहन लिया, ठीक है ना, कोट पहन लिया, एकदम टोपी लगा लिया, कोट पहन लिया, नीतीश कुमार खान के आ रहा है कहाँ, दरबार में, कहाँ पर आ रहा है, दरबार में आ रहा है। अब 400 सरदार को क्या करना पड़ता था, मुंडी उसके सामने झुकाना पड़ता था। राजा आ गया, ये सबसे ऊपर में बैठ रहा है, सब नीचे में बैठ रहा है, तो ये सबसे नहीं पच रहा है, सबसे नहीं पच रहा है। तो क्या किया, ये सब षड्यंत्र रचना शुरू किया, षड्यंत्र रचना। और 400 सरदार क्या किया, इसके विरोध में हो गया, किसके विरोध में हो गया। और उस समय क्या हुआ, उस समय एक राजा था, यहाँ ध्यान दे, उस समय भटिंडा, क्या बोल रहा हूँ, भटिंडा का एक सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया, क्या नाम था, अल्तुनिया, क्या नाम था। भटिंडा कहाँ है, पंजाब में है, भटिंडा कहाँ पर है, पंजाब में। तो भटिंडा का एक सूबेदार था जिसका नाम था क्या, अल्तुनिया, क्या था, अल्तुनिया। अल्तुनिया काफ़ी ताकतवर था, ठीक है ना। तो अल्तुनिया भी क्या करता है, विद्रोह कर देता है। अल्तुनिया क्या विद्रोह करेगा बताएंगे। तो अल्तुनिया भी क्या करता है, विद्रोह कर देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 400 सरदार तो उसके विरोध में हो गया ना, क्योंकि बोल रहा है 400 क्या बोल रहा है कि महिला बन गया, अथी बन गया, हमारा क्या, हमारा जो धर्म है उसको खतरा में पहुंचा दिया, धर्म जो है संस्कृति खतरा में पहुंचा दिया। तो 400 विरोध में हो गया। अब भटिंडा सूबेदार कौन था, अल्तुनिया, क्या था। तो यहाँ पर तो सब इसका विरोध में है करता है, लेकिन रजिया सुल्तान भी यहाँ एक गलती कर देता है, क्या करता है। तो यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम था याकूत, क्या था। और ये होता है क्या था, जो रहता है राजा के पास क्या बहुत सारा घोड़ा रहता है, तो घोड़ा का अश्वशाला, घोड़ा क्या बोलते हैं, अश्व, क्या बोलते हैं। तो अश्वशाला का प्रबंधक होता है, क्या होता है, अश्वशाला का प्रबंधक मतलब तो समझ रहा है ना, यानी घोड़ा को चारा पानी खाने देना, घोड़ा को क्या की जरूरत पड़ेगा उसका देखभाल करना। तो याकूत जो होता है वो क्या होता है, अश्वशाला का प्रबंधक, अश्वशाला का प्रबंधक होता है। और याकूत जैसे मुस्लिम में ना होता है, एगो उच्च धर्म होता है, एगो नीचे धर्म होता है ना, दलित सबसे नीचे आता है ना, उसी प्रकार मुस्लिम में भी ऊंचा धर्म ऊंचा जाति नीचा जाति होता है। तो याकूत जो था वो सबसे निचली जाति में आता था, मुस्लिम में सबसे निचले जाति में आता था। और याकूत लेकिन था पूरा एकदम अच्छा आदमी था, ठीक है ना, और पूरा हैंडसम था, ठीक है ना। तो रजिया सुल्तान इससे प्यार करने लगता, किससे, याकूत से क्या करने लगा, याकूत से प्यार करने लगा। अब 440 सरदार मिलकर और गुस्सा हो गया कि तो मेरा पहले तो यहाँ पर बुर्का पहन के आना चाहिए, तो टोपी और कोट पहन के आ रहा है, पहले तो मेरा धर्म को चौपट करवे किया। अब एगो ना पूरा दलित यानी जो पूरा जो नीचे जाते हैं, निम्न जाते से अब प्यार कर बैठा, ठीक है ना। तो और क्या हुआ, सब इसका विरोध में हो गया। और अल्तुनिया जो था भटिंडा का सूबेदार, ये भी चाहता था, किसको चाहता था, रजिया सुल्तान को, किसको चाहता था, रजिया सुल्तान को चाहता था, ठीक है ना। तो जैसा पता चला, अल्तुनिया को पता चला कि याकूत से प्यार करने लगा, तो ये क्या हुआ, विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, कहाँ विद्रोह कर दिया, भटिंडा में कर दिया विद्रोह, कहाँ कर दिया, भटिंडा में कर दिया विद्रोह, क्या कर दिया। और जब विद्रोह कर दिया तो रजिया सुल्तान जाता दबाने के लिए, मतलब विद्रोह को दबाने के लिए जाता कहाँ, भटिंडा, कहाँ जाता है, ठीक है ना। और जब भटिंडा दबाने के लिए जाता राजा सुल्तान, तो राजा सुल्तान को देना पड़ता, ये सब तो साथ ही नहीं दे रहा है, तो साथ देने वाला को है ना। तो जरीबनी सना पहुँच गया कहाँ, अल्तुनिया के पास पहुँच गया। तो अल्तुनिया और यहाँ पर राजा सुल्तान में क्या होता है, युद्ध होता है, क्या होता है, युद्ध होता है। तब अल्तुनिया पड़ जाता है भारी, अल्तुनिया क्या पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है, किस पर, रजिया सुल्तान पर, रजिया सुल्तान। और अब रजिया सुल्तान सोचा अब क्या करें, अब तो हम हारिए जाएंगे। तो रजिया सुल्तान क्या करता है, उसको कर देता है प्रपोज, क्या कर देता है। अभी पगल भाई जीत रहा था, तो जीतने छोड़ के क्या करता है, उसी के प्यार में पड़ जाता है, पड़ गया। और ये रजिया सुल्तान अल्तुनिया दोनों कर लिया शादी, क्या कर लिया, दोनों क्या कर लिया था। तो रजिया सुल्तान अल्तुनिया दोनों कर लिया क्या, शादी कर लिया, क्या कर लिया। और दोनों शादी करके जा रहा है कहाँ, तो पंजाब से होते हुए जा रहा है कहाँ, दिल्ली, कहाँ जा रहा है। तो दिल्ली में जैसे पहुँचता जाता, हरियाणा में होता है कैथल, जैसे पंजाब पार करेगा फिर हरियाणा पार करेगा तब दिल्ली आएगा। तो मैप जानता है ना, मैप में पंजाब रहेगा, पंजाब के बाद हरियाणा रहेगा, तब क्या रहेगा, दिल्ली। तो हरियाणा में क्या था, कैथल के पास ये लोग क्या कहता है, डाकू को भेज देता है, किसको भेज देता है, कि जाओ दोनों को काम तमाम कर दे, ठीक है ना। तो कैथल के पास डाकुओं के द्वारा दोनों पर हमला कर दिया, दोनों पर क्या कर दिया, यानी अल्तुनिया और रजिया सुल्तान पर दोनों पर क्या कर दिया, हमला। अब दोनों का यहाँ क्या हुआ, दोनों का काम तमाम, राम नाम सहित हो गया, कौन, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान कहाँ भाग गया, हाँ यहाँ पर दोनों क्या हुआ, काम तमाम, क्या हुआ। इस प्रकार क्या होता है, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया का काम तमाम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब शासक कौन बनेगा, तो अब शासक बनेगा बहराम शाह। कौन बनेगा, जानवे कहता है कि बताया था तुम लोग कि यहाँ बताया था तुम लोग को ना कि रुकनुद्दीन और बहराम शाह यानी रजिया सुल्तान के भाई यो ले था,
तो ये भी नहीं चल पाएगा बहराम शाह। तो बहराम शाह के बाद बनेगा कौन? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन, देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह भी उतना योग्य ना होता है, तो ये भी नहीं चल पाता है। फिर जो है क्या करता है, बलबन जो है अलाउद्दीन मसूद शाह को मार देता है। बलबन बता रहे, बलबन काफ़ी योग है। तो बलबन क्या करेगा, ये देखेगा कि ये भी ले ले, तो इसको क्या करेगा, इसको मार देगा और मार के बना देगा किसको, मार के अपने शासक नहीं बनेगा। कौन? बलबन जो है मार के अपने शासक नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय दिल्ली की परिस्थिति अच्छा नहीं रहता है। अगर ये शासक बनता तो सब विरोध कर देता है वहाँ के, ठीक है, जो चाहे सदर था वो विरोध कर देता। तो शासक कौन बनता? शासक बन जाता है नासिरुद्दीन महमूद को बनाता है। नासिरुद्दीन महमूद को शासक बना देता है, ठीक है ना। जब नासिरुद्दीन महमूद शासक बन जाता है तो बलबन क्या करता है, अपना बेटी का शादी कर देता है नासिरुद्दीन महमूद से, कर दी अपना बेटी शादी। तो बलबन क्या बन गया, ससुर बन गया। अब नासिरुद्दीन महमूद खरी दिन भर ऐसे बैठा है, शासन कौन कर रहा है, राजा ही है। ये शासन पूरा जो वहाँ का राजा का जो जिम्मेदारी है कौन उठा लिया, बलबन उठा लिया। कौन उठा लिया? अब बलबन उठा लिया। और नासिरुद्दीन महमूद क्या करता था, ये कुछ नहीं करता था, टोपी सीता था। क्या सीता था? राजा है और टोपी सी रहा है, क्या सीता था? तो पूछेगा बता कौन सा राजा है जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया था? क्या बोलना है? नासिरुद्दीन महमूद। क्या बोलना है? ये क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा राजा था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो ये ले लेता, टोपी सी में बिजी है, तो बलबन पूरा शासन संभाल रहा है। तो इस प्रकार जो है 20 साल तक बलबन जो है वजीर के पद पर रहता है। वजीर बोले तो प्रधानमंत्री, सबसे जो मतलब राजा का जो सबसे मेन मंत्री होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री बोलेंगे। राष्ट्रपति का जो मेन मंत्री हो क्या है? प्रधानमंत्री है। तो उसी प्रकार 20 साल तक वजीर के पद पर रहकर राजा का वास्तविक शासन का प्रयोग कौन किया था? बलबन किया था। कौन किया था? बलबन किया था। और ये टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है कौन? नासिरुद्दीन महमूद। और 1266 में जाकर फिर इसका मृत्यु जाता है, तो बलबन बनता है राजा। क्या बनता है? तो बलबन के बारे में कल पढ़ना है। कब करना है? कल, ठीक है। इतना रखते हैं आज। तो लोग बताना चाहते हैं कि 2 मेरा और चैनल है, एक है जीके जीएस मस्ती, जिस पर अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये तो हैवे करता है, ठीक है। एक तो जगदेव बोलो कॉमेडी वाला, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना है। एक तो मेरा जीके जीएस जगदेव क्लास है, जो उसमें 10 वाला पढ़ाते तुम लोग जानवे करता है। तो इतने रखते हैं, कल से देखेंगे बलबन।